हमारे गेम हाँ सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। आप सब कैसे हैं? नहीं, बढ़िया तो नहीं लग रहा है उधर। सर आप लोग कैसे हैं? सर सर एक बार बोले सबको बढ़िया है। यस, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। आज भगवान भी बहुत खुश है, बारिश से थोड़ा सा राहत मिली है तो हम सब आ गए हैं और आशा करते हैं कि मौसम ऐसा ही बना रहे, बट बारिश थोड़ी रुकी रहे तो बाकी जो मेरे दोस्त अभी आने वाले हैं वो आ जाएंगे। और आप सबका मैं 5 मिनट कीमती समय लूंगा। ऐसे तो आज सारा दिन आपको हम लोगों के साथ ही गुजारना है, तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत चीज हम सीखेंगे, बहुत चीज हम करेंगे भी, करके भी हाथ से देखेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। बहुत सारा टॉपिक है, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों के पास मैसेज गया होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जगह पर खड़े हो जाएं प्लीज। साथ रहेंगे तो हमें मिलना जुलना पड़ेगा ना, तो हम कोशिश करते हैं 2-4 मिनट में कि हम 2-3 दोस्त से एटलीस्ट नाम, कंपनी नाम पता तो पूछ लें। जी बिल्कुल सही है, सब तैयार है? कोई आपत्ति हो तो खुलकर बताइएगा ओपनली। धन्यवाद। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से मिलना। नेविगेशन में डालेंगे कहाँ से हैं? अभी हेलकॉन वगैरह कार है और आपका शांति के कुछ लिए में जो बजरंग का है वहाँ पे भी है। हाँ, बजरंग में थे कुछ दिन पहले। ये भी आए हैं तो मेरा ये दावा है कि यहाँ से आप नुकसान में नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ तो लेकर जाएंगे ही, और मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ लेके जाएंगे। जानते आप सब हैं, जो कि करते हम हैं, जानते सब हैं, लेकिन वो ध्यान में नहीं रहता है कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। हम यहाँ आए हैं आपको, आपके याद को रिफ्रेश करने के लिए। हम आपसे बहुत कुछ सीखने आए हैं, क्योंकि आपके पास बहुत तरह के इक्विपमेंट है, आप बहुत तरह के इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करते हैं, जानते हैं। तो बातों बातों में मैं बहुत कुछ आप लोगों से सीखता हूँ।
आज जो मैं खड़ा हूं, सीखते सीखते आपसे हमसे सब सीखकर आज मैं कुछ जान गया हूं। तो उसी अपनी जानकारी को शेयर करूंगा आप सबके साथ में। और जो भी क्वेश्चन दूसरे कंपनी से हमारे रिक्वेस्ट को नहीं नकारते हैं, वो आए हुए हैं। यस, आगे बढ़ते हैं सब। तो एक छोटा सा परिचय दूंगा। ये हमारे सीएमडी साहब हैं बलराज गोयल जी। इनका ये मिशन है जिसको हम लेके आज यहाँ पहुंचे हैं कि समय तक चलेगी। तो ये इनका मिशन है, इस मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी मेंटेनेंस की 18वीं ट्रेनिंग है और एक हमारी दूसरी चलती है वाइन फैक्ट की, वो मेरी 15 हो चुकी है। अब 16वीं अपकमिंग मेरी हैदराबाद में 4 सितंबर को है। साहब मिस्टर रोहित गोयल ये आज आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा फीवर है, तो वो नहीं आ पाए। नहीं तो क्योंकि जब इनके पिताजी की क्रेन इंडस्ट्री है तो क्रेन में ही है, गियर बॉक्स से ही ये खेल के बड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें क्या किया है। तो हमारे ऑपरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ही अपना सारा जीवन कूट के क्रेन की ज्ञान बढ़ी हुई है। जब आप चाहेंगे, जब मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे और इनसे मुलाकात कराएंगे। किसी तरह की कोई भी समस्या हो प्लीज नोट करके रखिए और इनको छोड़िएगा मत। ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं, मतलब ऑफिस में भी ये हमें अगर इनसे मिलना है तो सारा दिन लग जाता है, शाम में कभी ये धोखा से दर्शन देते हैं। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 38-40 साल से इसी लाइन में हूं तो अच्छा खासा ज्ञान भी है, आप लोगों से ही सीखा हूं, तो आप सबका धन्यवाद। एक मनीष जैन सर हैं जो कि टेक्निकल सेल्स देखते हैं। नेक्स्ट आज का हीरो विजेंद्र, जो कि आंख खोली है अपनी पढ़ाई के बाद क्रेन में ही और बहुत इन्हीं से पहुंचा है। तो ये एक ताली तो बनती है इसके लिए। क्रेन मेंटेनेंस फ्री है। 2-4-5% अगर किसी में समस्या होती है तो ये विजेंद्र हमारा फोन पर ही उसको सुलटा देता है, नौबत नहीं आने देता है उतनी। तो उससे भी आपको मिलाएंगे, वो बहुत चीज आपको प्रैक्टिकल करके भी यहाँ दिखाएगा आज, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जाना गाना माना अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन मार्क, तो अब सबसे बड़ा यही चीज है, इसका मतलब क्या है सर? पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम बात करेंगे, जो भी आदमी हम खड़े होंगे, तो पहले अपना नाम बताओ प्लीज, अपना नाम और कंपनी का नाम बता के फिर बताएं सर प्लीज। सर मेरा नाम सुहेल अख्तर है जी, मैं वंदना ग्लोबल लिमिटेड रायपुर से आया हूँ जी जी बताएं। तो आज हम क्यों जमा हुए हैं? क्रेन मेंटेनेंस सीखने और सिखाने के लिए सर। जी धन्यवाद, एक बार तालियां बजाइए जी। और यूनिट 2 से आया हूँ भिलाई से जी। हम लोग आज यहाँ पर क्रेन में होने वाली प्रॉब्लम्स और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आए हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा चीज है, तो पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही कीमती टॉपिक है और लोगों में एक ऐसा भावना बना हुआ है
चलता है यार, जाने दो यार, आगे कर लो यार, उठा लो यार, देखा जाएगा, जो होगा कर लेंगे, करेंगे, जैसा हो रहा है कर लो। तो ये भावना जो है ना, ये हम अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। मशीन को तो जो होना है वो बन जाएगा, खराब हो गई बदल जाएगी। अगर हमें कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हमें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो सबसे एक बार निवेदन है हाथ जोड़कर हमारी कि प्लीज इस टॉपिक को, सेफ्टी पॉइंट को जरूर ध्यान से देखें, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मनीष जैन जी को, एक बार जोरदार तालियां बनती है। मनीष जी प्लीज आएंगे। गुड मॉर्निंग रायपुर, कैसे हैं सब लोग? क्वेश्चन मार्क में सभी लोग क्या कह रहे हैं? हम क्रेन का मेंटेनेंस देखने आए। तो क्रेन को चलाने से पहले क्रेन की सेफ्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अरविंद सर को बुलाता हूँ, साथ में अरविंद सर रहेंगे, कुछ इसके बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। मेंटेनेंस से थोड़ा सा अलग है, मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ जरूर है। हम लोग क्रेन से जुड़ी हुई फील्ड को जो है जानने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्रेन हमारे शहर में वर्किंग कंडीशन में रहे, वो एज ए एम्प्लॉय वर्क करे, हमारे लिए प्रॉफिट गेन करने वाली एक मशीन हो, ना कि व्हाइट एलिफेंट की तरह एक जस्ट सेट में आइडल खड़ी हो चुकी वो वर्क नहीं कर रही है। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि क्रेन सेट में आइडल ना हो। जब कभी भी हम क्रेन का पेंडेंट, रिमोट, व्हाटएवर जो भी ऑपरेशन कंडीशन है उसको वर्किंग कंडीशन में रहे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि क्रेन हमारी वर्किंग कंडीशन में रहे और वो हमको प्रॉफिट गेन करके दे सके। उस डायरेक्शन में आज हम लोग जो है इनिशिएट करेंगे। उससे जुड़ी हुई कई और भी चीजें हैं जिसमें एक सेफ्टी भी एक मेजर पार्ट प्ले करती है, तो उससे जुड़ी चीजें वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जैसे हमारे कंपनीज में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक रहता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ईयर रहता है। उसी तरह क्रेन को भी एक बेस्ट एम्प्लॉय बनाने के लिए इस तरह ना रहे, देखने की चीज वस्तु है कि हाँ क्रेन खड़ी है साहब, हमारे यहाँ क्रेन लगी हुई है, एक फोटो है, व्हाइट एलिफेंट की तरह ना रहे। क्रेन को बेस्ट एम्प्लॉय बनाने की मेजरली चूंकि सबकी अप्रोच में नहीं रहती, थोड़ा सा हाइट होती है, तो सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि परसेप्शन चेंज हो सभी का, और जैसे हम सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं जब कोई हमारा साथी काम करता है, उसको चुना जाता है कि वो बेस्ट एम्प्लॉय रहा क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो कंपनी की ग्रोथ और उसकी अपनी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया जो प्रॉफिट गेन करने लायक चीज थी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें क्रेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एक एम्प्लॉय से ज़्यादा रहे और उसको भी हम एज ए एम्प्लॉय ट्रीट कर सकें और उसकी इग्नोरेंस ना हो, उसको उतनी वैल्यूएशन मिले जितनी एम्प्लॉय को मिलती है। और यदि हम क्रेन को उतनी वैल्यूएशन दे पाते हैं तो वो हमारा फ्लोर पर काम बहुत ईजी कर देती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसकी। क्रेन के आज की डेट में ब्रेकडाउन होने से हमारे प्रोडक्शन लॉस जो है कई गुना बढ़ जाता है कई बारी। तो जस्ट उसको हम चाहेंगे ब्रेकडाउन कम हो, एक्सीडेंट कम हो, एक्सीडेंट जीरो हो, इन सब चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम सब क्रेन के मेंटेनेंस के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए फ्लोलेस शेड्यूल बनाएंगे जिससे क्रेन की लाइफ को 40% तक बढ़ा सकें, ब्रेकडाउन ना हो और 0 एक्सीडेंट पे काम करें। जी, तो अभी जैसा सर ने कहा कि हमको 0 और अपनी क्रेन की लाइफ इंक्रीज करनी है 40%। तो ये हम कमिट करना चाह रहे हैं साथ में मिलकर कि इस चीज़ को हम कमिट करेंगे और अभी आज के दिन में जो चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे उससे इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि जो हम कमिट कर रहे हैं वो फुलफिल कर सकें। मनीष जी का भी इंट्रो आपके सामने आ गया था, तो मैं थोड़ा सा 15,000 इक्विपमेंट्स हम डिलीवर कर चुके हैं जो कि सक्सेसफुल जो है वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा क्रेन आप लोगों की सेवा में चीज़ें हमने रखी हुई है। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा मोटा बताऊँ, आप सभी चूँकि क्रेन को यूज़ कर रहे हो तो परिचित सभी हो।
जस्ट जैसा कि अभी एकेडी सर ने आपको बोला था कि सभी हम लोग जानते हैं चीज़ों को, यहाँ कुछ चीज़ों को हम रिफ्रेश करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये जो अभी आपके सामने इमेज है, मेंबर आप देख रहे हैं, ये गर्डर है और ये सिंगल है। इस क्रेन में इंटरनली आपकी इलेक्ट्रिक हॉइस बिलो दी गर्डर वर्क करती है। ये एक डबल गर्डर क्रेन है, इसमें 2 नंबर ऑफ डबल गर्डर्स है, एक इधर है, आपका इधर है। होइस्टिंग इक्विपमेंट इसमें अबव दी गर्डर्स वर्क करता है। आप पिछली स्क्रीन पर जो देख रहे थे सिंगल गर्डर क्रेन, इन जनरली इसको लाइट वेट इक्विपमेंट जब हमको कैरी करना होता है, मेजरली 15 टन या उससे बिलो। ऐसे ही अगर क्रेन का जो स्पैन है, स्पैन बोलेंगे इस साइड के रेल सेंटर से दिस साइड रेल सेंटर, ये जो क्रेन का स्पैन है, अगर ये स्पैन 15 टन या उससे बिलो रहता है तो मेजरली सिंगल गर्डर क्रेन्स प्रेफर की जाती है। जब कभी आपका स्पैन ज़्यादा हो जाता है या फिर आपकी क्रेन की कैपेसिटी, जो वेट आपको लिफ्ट करना है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम लोग डबल गर्डर को प्रेफर करते हैं। डबल गर्डर क्रेन के साथ जाने में थोड़ी सी कई एडवांटेज हमको मिलती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी एडवांटेज मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इसमें मेंटेनेंस ईज रहती है, अप्रोच करना किसी भी मैकेनिज्म को थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स रहते हैं और ऊपर से किसी भी जगह पर अप्रोच करना, लेड्स वगैरह ये सब चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिकली बड़ा होता है। इसी तरीके से जो भी आप पिक्चर हमने देख पा रहे हैं, डबल गर्डर और सिंगल गर्डर दोनों ही प्रोविजंस में गोलियत क्रेन्स होती हैं। गोलियत क्रेन्स इन जनरली उन स्पेसिस में यूज की जाती हैं जहाँ पर हमको इंडोर या आउटडोर कुछ ऐसा यूज करना हो जहाँ हम शेड के ऊपर लोडी डालना चाहते हैं या शेड बनाना नहीं चाहते, जहाँ हमारा यूज कुछ ऐसा है कि वहाँ बिना शेड के वर्क किया जा सकता है। लाइक कहीं पे स्टील स्टॉक हो रहा है और केवल वहाँ पर स्टोरेज के लिए यूज करना है हमने, तो ओपन में स्टोरेज की जाती है कई बार, और गेंट्री प्लान की जाती है। तो गेंट्री प्लान की जाती है, फ्लोर पर ही नीचे रेल लग जाती है और इस गेंट्री के थ्रू जो है हम अपनी मेटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इससे जो शेड की कॉस्ट है, जो कि एक बहुत अच्छा कॉस्ट होती है, उसको सेव करवाते हैं हम केवल इस प्रोविजंस के थ्रू। जिप क्रेन है पिलर माउंटेड। जिप क्रेन के भी 2-3 वेरिएंट होते हैं, इनमें से ये अब जो आप देख पा रहे हैं ये पिलर माउंटेड जिप क्रेन है। पिलर है इसका, एक जिप क्रेन होती है जिसमें ये पिलर नहीं होता है, लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट है इसको बूम बोलते हैं, और ये आपका होइस्टिंग इक्विपमेंट। कई बार ये आपके एग्जिस्टिंग फिक्स पिलर्स होते हैं उनके साथ माउंट हो जाता है, जिसमें आपको 180 डिग्री फ्रीडम मिलती है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री फ्रीडम मिलेगी रोटेट करने के लिए। इसके अलावा एक और इसमें प्रोविजन होता है जहाँ पर वॉल माउंटेड ट्रेवलिंग जिप क्रेन होती है, जहाँ आपका एक एंड से एक्सटेंडेड जिप क्रेन होती है और वो ट्रेवल कर सकती है अलोंग द वे एक वॉल के साथ। उन जगहों पर इसका यूज किया जाता है जहाँ पर हमारे जो वर्किंग स्टेशंस हैं वो वॉल से जस्ट नियर बाय हैं, और जो ओवरहेड क्रेन्स हैं सभी लोग परिचित होंगे। ओवरहेड क्रेन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन है उसकी हुक अप्रोच। जब आप क्रेन के साथ वर्क करते हैं तो एक सर्टेन लिमिटेशन होती है, उसके बाद उसका हुक जाता नहीं है। यदि हमको और नज़दीक में कुछ काम करना है तो ऐसी जगहों पर काम करने के लिए इन जनरली हम जिप क्रेन का यूज़ करते हैं। और लोकलाइज कहीं पर वर्किंग करनी हो किसी एक जगह पर और ऊपर वाली जो क्रेन है उसका लोड अगर कुछ कम करना हो तो ऐसी जगहों पर जिप क्रेन का यूज़ किया जाता है। ये एक सर्कुलर क्रेन है, प्रोजेक्ट्स में वेल वगैरह में पंप्स वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह के लिए इसको मेजरली यूज़ किया जाता है। इन जनरली काफ़ी टाइम पहले तक एक परसेप्शन था कि क्रेन केवल ट्रेवल कर सकती है, सर्कुलर में उसको प्लान नहीं किया जा सकता। तो अभी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें जो है वर्किंग में आ चुकी हैं, सर्कुलर क्रेन्स वर्किंग में है। यदि हमारी कोई एप्लीकेशन इस तरीके की है जहाँ पर हमारा जो वर्किंग एरिया है वो सर्कुलर शेप रिक्वायर्ड है, तो उन जगहों पर इस तरीके की क्रेन प्लान की जा सकती है। इसकी एक एडवांटेज ये है कि इन जनरली आपकी जो क्रेन्स होती हैं उनमें हुक अप्रोचेस एक तरफ कम होती है, एक तरफ ज़्यादा होती है। चूंकि ये रोटेट करती है तो इसका एडवांटेज हमको ये मिल जाती है, जो मिनिमम साइड है वो हमको दोनों चारों तरफ मिल जाएगी। एक स्पेशल पर्पस क्रेन है, ऑफसेट टाइप सिंगुलर क्रेन्स होती है, एप्लीकेशन बेस्ड होती है। होइस्टिंग और क्रॉस लेवल एक नॉर्मल पोर्शन होती है जहाँ पर हमारा एक पाथ, स्ट्रेट पाथ डिफाइंड है, स्ट्रेट और कर्व, और उसी पाथ के ऊपर केवल वर्किंग होनी है तो उस पर ही हमारा होइस्ट ट्रेवल कर लेता है, और अप एंड डाउन होइस्टिंग मोशन जो है इसमें वर्किंग में होती है। एक स्पेशल पर्पस होइस्ट है लो हेडरूम। इसमें
आज की डेट में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बिल्डिंग कॉस्ट जो है मैटर करती है। तो जहाँ पर हम मिनिमम बिल्डिंग हाइट के साथ मैक्सिमम हाइट ऑफ लिफ्ट लेना चाहते हैं, ऐसी जगहों पर लो हेडरूम इक्विपमेंट्स लिया जाता है। लो हेडरूम क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूंगा एक बार आपको। ये बीम का बॉटम है, ये हुक का सेंटर है। तो ये हुक से सेंटर से बीम के बॉटम तक की जो हाइट है, जब हुक अपने हाईएस्ट पोजीशन पे हो तो ये शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, कम से कम। तो ये जितनी कम होगी उतना आपको एक एग्जिस्टिंग स्पेस में उतनी ज़्यादा हाइट ऑफ लिफ्ट मिल जाएगी। तो ऐसे में आपको अपनी बिल्डिंग हाइट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम पहले से प्लान करके चल रहे हैं तो ऐसे इक्विपमेंट को प्लान करते हैं, तो हम अपनी बिल्डिंग में शॉर्ट हेडरूम इक्विपमेंट अगर प्लान करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि पूरी बिल्डिंग, अगर कुछ बिल्डिंग छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, रेलवे में तो बिल्डिंग जो है आधा किलोमीटर या उससे बड़ी होती है। तो ऐसी जगहों पर आप एज्यूम करिए कि थोड़ा भी अगर 1 मीटर भी हम बिल्डिंग हाइट कम कर पा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट सेविंग कितनी होती है। तो ऐसे में अगर इक्विपमेंट का सिलेक्शन सही हो जाता है तो हमको एडवांटेज उसकी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। एक ये क्रेन है सर, ट्रांसफर ट्रैक क्रेन बोलते हैं, अंडरस्लंग क्रेन एप्लीकेशन के साथ है ये। अंडरस्लंग क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रनवे बीम है, ये भी एक रनवे बीम है, एक रनवे बीम ये है और एक रनवे बीम यहाँ पर है। ये 4 बीम है। उन बीम के नीचे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक हॉइस्ट बिलो दी बीम ट्रेवल करती है, तो उसी तरीके से ये सिंगल गटर क्रेन है। ये देखिए, ये क्रेन का गटर है, यहाँ एक क्रेन का एंकरेज है और ये इसके ऊपर हॉइस्ट है। तो ये 4 रनवे बीम है। मान लीजिए जिस तरीके से हम काम करते हैं, 2 शेड होते हैं हमारे, एक शेड इधर है, एक शेड इधर है, 2 पैरेलल में बे होती हैं। और मैक्सिमम जगहों पर हमको काम करते टाइम ऐसी जरूरत पड़ती है कि मेरा एक बे से आइटम दूसरी बे में ले जाना होता है। ये कई जगहों पर थोड़ा सा टिपिकल होता है, दिक्कत आती है, या फिर हम लोग जो है फिर इसके लिए एडिशनल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। नीचे ट्रांसफर ट्रॉली वगैरह यूज़ करते हैं, नीचे वेट उस पर पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको ट्रेवल करके लेके जाएंगे। तो कुछ अलग अलग मीडियम हम लेके जाते हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट है। इसमें क्रेन तो दोनों तरफ ही लग रही होती है, दोनों वे में क्रेन लगी होती है, लेकिन फिर भी हमको ट्रांसफर करने के लिए एक अलग प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इसमें आपके साथ एक प्रोविजन क्या है कि आपका, सॉरी गाइस, इसमें एक एडवांटेज आपको मिलती है कि आप अपने इक्विपमेंट को लिफ्ट करते टाइम ही ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अलग से किसी एडिशनल आइटम की जरूरत नहीं है। एक और एडवांटेज इसमें मिलती है, वो क्या है समझिएगा एक बारी। यहाँ दोनों जो ट्रैक हैं वो पैरेलल में है। यहाँ से क्रेन से ये आमने सामने 2 क्रेनें आ जाती हैं। इनके बीच में एक लॉकिंग अरेंजमेंट दिया जाता है। एक क्रेन के साथ मेल पार्ट होगा, एक के साथ फीमेल होगा। जब हमको इधर से वेट उधर लेके जाना है तो दोनों क्रेनें आमने सामने रखने के बाद इसमें प्रोविजन दिया होता है यहाँ पे चेन का। उसको जैसे आपने चेन को हल्का सा ड्राइव करना है 1 फीट के करीब, उतने में ही वो लॉकिंग हो जाती है। और लॉक होने के बाद आपका ये हॉइस्ट यहाँ से उधर दूसरी वे में ट्रांसफर हो जाता है विद वेट। और वीडियो अरेंज करा देंगे सर। आपकी वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। मिल एरियाज के लिए सब जानते होंगे, मिल एरिया प्रोजेक्ट में यूज होता है, थर्मल प्लांट्स वगैरह सब जगहों पे कोल एरिया होता है। तो मिल एरिया जहाँ पर भी होता है वहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से अडॉप्टेड है। बल्कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक मिल एरिया की है। ये आप जो देखेंगे एक मिल है, कोल मिल यूज होती है प्रोजेक्ट्स में। तो इस कंसेप्ट के साथ जो है हम वर्किंग कर सकते हैं। एक और एडवांटेज इसकी मिल एरिया में ली जाती है कि जिस साइड मेरा काम कम है उस साइड में क्रेन्स ली जाती है, उसके साथ हॉइस्टिंग इक्विपमेंट नहीं लिया जाता। ये हॉइस्ट देख रहे हैं आप, एक ही हॉइस्ट है, क्रेन 2 है। एक ही तरफ हॉइस्ट ले ली है कि जिधर मेरा मेजर लोड आना है ना उस साइड में मैंने हॉइस्ट ले ली, वहां से लिया, लिफ्ट किया, जाके सामने आइडल क्रेन के सामने खड़ा किया और लोड ट्रांसफर करके उधर पास ऑन कर दिया। तो वो एक चीज वहां पे कॉस्ट सेविंग एक अलग डायरेक्शन में जाती है। एक इक्विपमेंट है आपके सामने, फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट है, साथ के साथ ये लो हेडरूम है। अगर आप देखेंगे क्रैब है ये, इन जनरली आपने क्रैब देखी होंगी, उनकी हाइट काफी अच्छी रहती है, एंटीकरेज रहता है, उसके बाद गियरबॉक्स वगैरह रहता है, रिलिंग्स रहती हैं, काफी अच्छी हाइट आती है। तो जब बिल्डिंग
कि हाइट कम करने के बारे में बात करनी हो तो जैसे मैंने अभी बोला कि लो हेडरूम इक्विपमेंट्स का हमको सिलेक्शन करना चाहिए। ये जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक क्रेन है, एरोप्लेन हैंगर के लिए हमने सप्लाई की थी। 50 मीटर के करीब स्पैन था क्रेन का, और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी। क्लाइंट जो है पहले से बिल्डिंग डिज़ाइन कर चुका था और उनके एंड से छोटी सी स्किप ये हो गया था कि एक तो उन्होंने हाइट कम कर ली थी और दूसरा सा बिल्डिंग का जो डेड वेट बियर करने की जो लाइव वेट और डेड वेट बियर करने की जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी कम कंसिडर कर ली थी। तो यहाँ एक चैलेंज था कि एक लाइट वेट क्रेन विद लो हेडरूम प्रोवाइड करनी थी, तो ये उसी के डायरेक्शन में हमने क्रेन सप्लाई की थी। तो अभी तक जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने शेयर की, यहाँ पर मैंने जस्ट इक्विपमेंट की क्लैरिटी देने की कोशिश की है। आप लोग सभी परिचित हो, दोबारा बोल रहा हूँ, रिप्रेस किया है हमने बस चीज़ों को कि ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं और हम कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सही इक्विपमेंट का सही जगह पर सही एप्लीकेशन के साथ उसका सिलेक्शन करते हैं, प्रिवेंशन अगर सही बनाए रखते हैं, तो जो परफॉर्मेंस होती है उस इक्विपमेंट की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है। और जैसे ये चीज़ें अलाइन होती हैं तो आपके जो स्ट्रेसेस होते हैं डे रूटीन के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एक छोटी सी वर्किंग हम लोगों ने अलग से की थी। मोर देन 2000 वर्कशॉप्स को हमने विजिट कराया और उनके डेटा कलेक्ट कराए। वहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, एक क्रेन ब्रेकडाउन फ्रिक्वेंट होना जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस जो होता है, एक वो उसकी कॉज में अगर गए तो देखने को मिला कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन रेगुलर बेसिस क्रेन की नहीं हो पाती है, तो ये मेजर हो रहा। इसके अलावा एक और जो पेन एरिया मिला वो ये मिला कि क्रेन की वजह से एक्सीडेंट्स कई जगहों पर देखने को मिले, और वो एक्सीडेंट के रीजंस कुछ छोटे छोटे से हैं। कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हम कहीं गलती कर जाते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें शायद हमारी नॉलेज में हैं लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। कुछ हमको पता है कि हमको करना है लेकिन शायद टाइम पे ना हो पाता है क्योंकि हम कई बार दूसरी जगहों पर इन्वॉल्व बने रहते हैं, ओवरलोडेड रहते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट एक दूसरा पेन एरिया मिला। और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा, आज की डेट में मोरलेसली 3 मेजर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर्सन अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज कर रहा है डेली बेसिस पे इन इंडिया। तो ये बहुत मेजर और एसेंशियल टॉपिक है कि एक्सीडेंट किसी भी रीजन से नहीं होने चाहिए, और एटलीस्ट क्रेन की वजह से तो कभी नहीं होने चाहिए। क्रेन के साथ हम जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, जहाँ क्रेन काम कर रही है, वहाँ पर हम अपनी लाइफ का लाइफ पार्ट जो होता है, दिन का जो पार्ट है लाइफ पार्ट है, रात को जाकर सोए जाते हैं, लाइफ पार्ट मिलता नहीं इतना, तो मेजर पार्ट वहाँ प्ले करते हैं। तो वहाँ वो जो साथी हमारे काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरी फैमिली बन जाती है हमारी। तो उस फैमिली में भी जितने मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग अस, सभी लोग सही रहने चाहिए, वो उनको इंश्योर करना है। तो जो हमने अभी पीछे कमिट करने की बात की कि 0 एक्सीडेंट रहने चाहिए, उसी डायरेक्शन में हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी अर्जुन सर जैसा बता रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए ऑपरेशनल सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल सेफ्टी मीन्स क्रेन को ऑपरेट करने से पहले हमें क्या क्या जो नियमित दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या देखना है, जिससे हम अपने और अपने सराउंडिंग एरिया के जितने भी लोग साथी काम कर रहे हैं उनके और उनके साथियों की सेफ्टी सुनिश्चित कर सकें। तो ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो रोल डिफाइन होने हैं कि किस आदमी का क्या रोल है। ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए कौन डिपेंडेबल है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्री यूज इंस्पेक्शन, डेली में जो यूज कर रहे हैं उससे पहले क्या इंस्पेक्शन करना है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है, और डिस्कार्ड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो मोटा मोटा मैं बताना चाहूँगा, आज हम मेजरली ऑपरेशन सेफ्टी को डिस्कस करना चाह रहे हैं और इन बुलेट पॉइंट के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, जिसमें सभी लोग अपना अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं। लेकिन कुछ रोल्स जब हम क्रेन के साथ काम करते हैं
तो जिस एरिया में क्रेन वर्क कर रही है तो कुछ पर्सन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन पर्सन्स को थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाहेंगे क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपना रोल प्ले पूरा कर पाते हैं और बाकी साथियों का साथ उनको मिलता है, अनलेस मतलब अदर जो ओवरलोडेड रहते हैं उससे बाहर निकल पाते हैं, तो वो हमको एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं क्रेन के साथ वर्क करते टाइम। तो एक तो उनकी एक इम्पोर्टेंस एक बारी आपके सामने रखना चाह रहे हैं। दूसरा प्री यूज इंस्पेक्शन के बारे में बात करना चाहेंगे। पीरियडिक इंस्पेक्शंस, डूज एंड डोंट्स एंड डिस्कार्ड कंडीशंस की इक्विपमेंट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें उनके इंटीग्रल आइटम्स को कब हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो रोज भी कर नहीं पाते हैं, कई बार हम हैबिचुअल हो जाते हैं, चीज़ों को रोजमर्रा में देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो नॉलेज कर सकें हमारे साथ रहकर कि इन चीज़ों को हम दोबारा से इम्प्लीमेंट कर सकें या फिर उनको दोबारा से रीएक्टिवेट। हमने बात की क्रेन ऑपरेटर की। क्रेन ऑपरेटर तो ऐसे में उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और प्री यूज इंस्पेक्शन करें। आपको अपना इक्विपमेंट यूज करने से पहले ये चेक करना है कि क्या वो इक्विपमेंट इस कंडीशन में है कि आप उसे यूज कर सको। क्या इस समय पर वो इक्विपमेंट इस कंडीशन में है कि वो आपके जिस ऑपरेशन के लिए आप यूज करना चाह रहे हो वो ऑपरेशन कर सको। क्रेन को जब आप प्री यूज इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो दो कंडीशंस में आपको इंस्पेक्शंस करनी है, एक विद लोड, एक विदाउट लोड। विदाउट लोड जो आपके इंस्पेक्शंस हैं उनमें इंस्पेक्शंस में आएंगे कि आप पेंडेंट, आपका रिमोट, आपका केबिन में जो भी पर्टिकुलर बटन्स दिए हुए हैं कंट्रोल्स के लिए, सबसे पहले आप ये चेक करें कि जिस डायरेक्शन के लिए वो असाइंड है उस डायरेक्शन में काम हो रहा है या अपोजिट हो रहा है या वो फंक्शन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सबसे पहली नीड है। उसके बाद इससे पहले एक और नीड है जहां आपको ये देखना है कि जब आप नई शिफ्ट में आए तो आपसे पहली वाली शिफ्ट का जो भी सुपरवाइजर था, जो ऑपरेटर था, रिगरमैन था, उसने आपकी क्रेन को टैग आउट तो नहीं किया हुआ कि आउट ऑफ सर्विस है। अगर ऐसा है तो क्रेन ऑपरेट नहीं करनी है, आपने अपनी मेंटेनेंस टीम को साथ में लेना है और इंश्योर करना है व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम आपसे पहले वाला साथी रेज करके गया है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, उसके बाद ही आप उस क्रेन को ऑपरेट करें। ये पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। दूसरी, आपने जितने आपके कंट्रोल्स हैं वो चेक कर रहे हैं कि वो कंट्रोल्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में होने चाहिए या वो अपोजिट काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंटरनल अर्थिंग हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है, तो वो ऑपरेशन जो है किसी दूसरी डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ऑपरेट करने जा रहे हैं, आपको अप करना है, डाउन हो जाए, डाउन करना है, अप हो जाए, तो वहाँ पर एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, आप पहले ही चेक कर लें कि ऑपरेशन सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो अदर और चीज़ें चेक कर रही हैं वहाँ पे कई विजुअल चीज़ें आएंगी, जैसे आपका हुक में आपका फिजिकल डैमेज आपने देखना है, किसी प्रकार का कोई फिजिकल डैमेज हुक के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपके जो लिमिट स्विच या आपके जो वार्निंग डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अप एंड डाउन के लिमिट स्विचेस आपके सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्रॉस एंड लॉन्ग ट्रेवल के लिमिट स्विच काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी फंक्शनलिटी चेक करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑपरेट करने लगे और वो सडन वो लिमिट क्रॉस कर जाए और आपको एक्सीडेंट हो जाए। तो ये आपको देखना है पहले ही ऑपरेट करने से पहले। इसके साथ साथ आपको इवेंट अब इससे आगे एक टेस्ट और करना है आपने, वो वेट के साथ करना है। वो ऑपरेशन है आपका, आपने ब्रेक की फंक्शनलिटी चेक करनी है। वेट को आपने उठाना है और फ्लोर से एयर गैप के साथ 50 mm 100 mm उठाना है और रुकना है। आपने देखना है कि वेट आपका स्टेबल रहता है कि नहीं रहता। अगर आपका वेट स्टेबल नहीं है तो उसके पीछे ब्रेक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरी कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जिसमें कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती हैं, टाइम के साथ ब्रेक के लाइनर वियर करने लगते हैं तो उसकी वजह से वो स्लिपेज आने के चांसेस हैं, उसमें ड्रिफ्ट आ जाएगी। तो अगर वो पहली बार ऐसा फेस कर रहे हैं तो ब्रेक सेटिंग से रिजॉल्व हो जाएगा, और यदि वो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है तो मिस लाइनर जो है उस कंडीशन में आ गए होंगे कि आपको लाइनर रिप्लेस करना है। तो वो चीज़ें आपको देखनी होगी कि ब्रेक सेटिंग से काम होने वाला है, ब्रेक लाइनर चेंज होने वाला है, या कोई और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रेक फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको अपने इक्विपमेंट को यूज करने से पहले करनी है। एग्री करते हैं सभी?
कुछ लोगों से आप मिल पाए होंगे और मैक्सिमम से मैं उम्मीद करता हूँ नहीं मिल पाए होंगे। तो जो भी सज्जन खड़ा होता है वो प्लीज अपने बारे में बताए, पहले आप अपने। Myself कामदेव वर्मा फ्रॉम गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। जी सर। सिलतरा। जी वर्मा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लिफ्ट उठा रहे हैं लोड, तो उस टाइम हम ब्रेक चेक कर रहे हैं और जो लोड हमारी है वो फ्लोर से कितना हाइट होना चाहिए? सर चूंकि आप टेस्ट कर रहे हैं तो फेयर मिनिमम उठाना है आपने, जितना मिनिमम हो सके, और आपने जस्ट ये इंश्योर करना है कि वो स्टेबल रहे। तो कोशिश करिए आपका 25 mm 50 mm आपकी वेट अगर हैवी वेट है तो जितना कम उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वेट आपने ज़्यादा उठा लिया तो उसका डाउन होने पे इम्पैक्ट भी जो है गलत आएगा, और सडन गिरने से आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो डैमेज हो जाए। सभी को क्लैरिटी है इसकी? टेकआउट से जुड़ी बात कर रहे हैं कि अगर आपके किसी भी मेंबर ने क्रेन को टेकआउट किया हुआ है कि आउट ऑफ सर्विस है क्रेन, तो उसको यूज नहीं करना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे फिजिकल लेवल की बात कर रहे थे, सेफ्टी लैच निकल ना जाए किसी टाइम पे, तो उसको आपने इंश्योर करना है कि ये लगी रहे। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज आप उसको इंश्योर करें कि ये लगाएं, उसके बाद आप उसको मूव करें, क्योंकि कभी हैंडलिंग करते टाइम गलती से भी अगर स्लिप कर जाती है तो वो एक ब्लंडर कंडीशन होती है। एक तो जो आप वेट कैरी कर रहे हैं नेचुरल है कि वो एक एसेंशियल इक्विपमेंट होगा, एक मेजर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होगा, और वो गिर जाए, वो डैमेज हो जाए, उसके साथ उसके नियर बाय सराउंडिंग में कोई दूसरा इक्विपमेंट ऐसा हो जो शायद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो डैमेज हो जाए, और उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप और आपके साथी जो वहाँ अगल बगल में काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़, मतलब जहाँ आप सोच रहे हैं कि गलत हो सकता है तो वहाँ डिसीजन लें प्लीज़, और उसको इंश्योर करें। तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन केवल रिफ्रेश की जा रही है आपके सामने। छोटी चीज़ें हैं, इम्पैक्ट बड़ा आता है इनका, बहुत छोटी चीज़ें हैं, इम्पैक्ट बड़ा आता है, और हम इन छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं हम सभी। तो छोटी चीज़ें हैं, जब कई बारी किसी को गलती से कोई केस फेस करना पड़ जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ लॉस होता है, वो लाइफ टाइम याद रहता है, और वो बैड एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ऐसे बैड एक्सपीरियंस को कभी एक्सपीरियंस ना करें, उस डायरेक्शन में काम करें। अगर ऐसा कुछ छोटा दिखता है जहाँ हमको थोड़ा भी संशय है कि कुछ गलत हो सकता है, तो प्लीज़ आप उसको इंश्योर करें कि वो गलत होने ना पाए, आप पहले से प्रिवेंटिव एक्शन ले उसके लिए। अटेंशन दें अच्छे से। ये बहुत ही कीमती स्लाइड है और बहुत मेहनत से इसको अरविंद जी ने बनाया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से, मतलब एक एक जो इसका कितना आपको सुरक्षित रखेगा ये सब आप जान पाएंगे। बस एक से 2 मिनट लगेगा, उतने अगर आप कंसंट्रेट होते हैं तो इसका मजा आ जाएगा, रियली मैं बता रहा हूँ। जी प्लीज सर। जब हम क्रेन के साथ काम करते हैं सबसे ज्यादा डैमेज होने वाली जो चीजें होती हैं वो स्लिंग्स होती हैं। सब एग्री करेंगे? कोई दो राय नहीं है ना? स्लिंग्स के डैमेज होने में सबसे बड़े 2 मेजर रीजन होते हैं, सबसे बड़े 2 मेजर रीजन होते हैं, और वो सारे ही हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक पहली एक्टिविटी है कि जब मैं वेट को लिफ्ट करने जा रहा हूं तो मैंने किस पर्टिकुलर स्लिंग का सिलेक्शन किया है। तो गलत स्लिंग का सिलेक्शन करना पहली मिस्टेक होती है, और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि पता नहीं है और वो मेरे से मिस्टेक हो गई है तो मेरे लिए मिस्टेक है, गलती नहीं है। लेकिन अगर वो चीज फ्रीक्वेंट हो रही है, बार बार हम उसको फेस कर रहे हैं, बार बार कुछ डैमेज हो रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये जानने की कोशिश करो ये बार बार हो ही क्यों रहा है। तो उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि स्लिंग्स मेजरली जल्दी डैमेज क्यों होती है, उसका एक बड़ा रीजन दे रहा हूँ। ये एक छोटा सा जस्ट आपके सामने एग्जांपल के तौर पर सेट कर रहे हैं आपके सामने। अगर आप 1 टन वेट कैरी कर रहे हैं, 1 टन, और स्लिंग आपकी 2 लेग की स्लिंग है आपकी, चाहे वो चेन स्लिंग हो
चाहे वायरोप स्लिंग हो, वट एवर जो भी आप स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, किसी भी स्लिंग को आप यूज़ कर रहे हैं, और आपने स्लिंग को यूज़ करते टाइम 1 टन की एंगल ऊपर प्रिपेयर किया 30 डिग्री का, तो उस समय पर आपकी एक लेग के ऊपर जो वेट आने वाला है वो नियर बाय 0.5 टन मीन्स 0.52 टन वेट आएगा। लगभग दोनों लेग पर आने वाला टोटल टेंशन होगा 1 टन। लोड भी 1 टन है, टेंशन भी 1 टन है, यहां तक ठीक है। अगर आपने 1 टन के लिए 30 डिग्री एंगल मेंटेन करते हुए 1 टन की स्लिंग यूज की है तो यहां तक ठीक है। इससे नीचे अगर आप जा रहे हैं और आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है स्लिंग का, तो वो हमारे को पता नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट उन लेग्स के ऊपर टेंशन इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम अपना एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसके ऊपर टेंशन इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम 30 डिग्री से 170 डिग्री पे आ जाते हैं गलती से, तो आप देखेंगे जो टेंशन है ना 12 गुना बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये एंगल मेंटेन किया है और 1 टन वेट उठा रहा हूं मैं और 1 टन की स्लिंग ले ली, 100% आपकी स्लिंग टूटेगी। वो हो सकता है तुरंत टूट जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम बाद टूट जाए, बट टूटना तय है उसका। तो अगर ऐसी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं तो मीन्स हम यहाँ स्किप कर रहे हैं, हम इस चीज को नोटिस में नहीं ले रहे हैं, इसके हिसाब से स्लिंग का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। 1 टन की स्लिंग, उसके ऊपर टेंशन आ गई 12 टाइम्स, तो वो कैसे लोड बेयर करेगी? एक स्लिंग के ऊपर इन जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जो है अलग अलग यूज होता है, ज्यादातर 4 से लेके 8 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी में स्लिंग का सिलेक्शन होता रहता है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, बट ये उससे बहुत ऊपर है। और दूसरा, जब हम स्लिंग्स को यूज करते हैं तो इसमें और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम रोजमर्रा में करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस यहाँ पर भी मैं ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता देता हूँ। ऐसे हम स्लिंग्स को यूज करते टाइम कई बार गांठ लगा देते हैं, नॉट अप्लाई कर देते हैं। इस नॉट का इम्पैक्ट क्या आता है, एक बार उसको हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। वाइड रोप का एक सेशन है, सर आएगा हमारे उसमाटी से, वो थोड़ा ब्रीफ आपको बता देंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जब हम एक नॉट लगा रहे हैं तो होता क्या है, आप लोगों ने कभी एक रस्सा या कोई धागा तोड़ने की कोशिश की और टूट ना रहा हो, कभी चेक किया? उसमें नॉट लगा दीजिए एक बारी, फिर तोड़िए, टूट जाएगा। पहले नहीं टूट रहा था, दोबारा टूट जाएगा। तो जब हम उसमें नॉट लगा रहे हैं स्लिंग में, तो हम उसको वीक कर रहे हैं। तो जब वो वीक होगी तो नेचुरल है, पहले जो भी लोड वो बियर कर रही थी अब नहीं करेगी। तो पहले एंगल बड़ा हो रहा था, आपने छोटा हो रहा था, आपने बड़ा कर दिया एंगल, हाइट कम कर दी। और हाइट का कंस्ट्रेंट मेजरली सभी जगहों पर बना रहता है, और उन वजहों से हम एंगल इंक्रीज कर लेते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करते स्लिंग की। और ये बड़ा रीजन निकल के आता है कि स्लिंग हमारी बार बार फ्रीक्वेंट डैमेज होती रहती है। अलाइन है सब लोग? कोई डाउट किसी को? क्लियरिटी है सबको? सर माइक दीजिए। Myself Samir Sen Sharma from Tata Steel. जी समझ। सर ये जो दिखा रहे हैं वो तो काफ़ी आइडल दिख रहा है, दोनों हुक जो है वो प्रॉपर वहाँ पे स्लॉट बना हुआ है तो वो लगा हुआ है। नॉर्मली लोड वगैरह हम लोग स्लिंग से उठाते हैं तो वैसा हुक अरेंजमेंट हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अभी मैंने जैसे बोला कि 2 बड़े मेजर रीजन होते हैं, इनमें से एक रीजन अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने लोड को स्लिंग्स के साथ। तो कुछ जगहों पर ऐसा मीडियम बन पाता है, कुछ जगहों पर ये नहीं बन पाता है। कुछ जगहों पर वेट के नीचे से स्लिंग निकाल देते हैं रोप की या चेन की, सेम केस। ठीक है। तो होता क्या है कि उन जगहों पर एक मेजर स्किप ये होता है कि जब कभी आप ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ कॉर्नर क्रिएट होती है, जनरली ऑब्जेक्ट में होती है। वो जो कॉर्नर होता है वो आपकी स्लिंग को डैमेज करता है, फिजिकल डैमेज करता है डायरेक्ट। वहाँ पर हम लोग पैडिंग यूज नहीं करते, बोर्ड को दिखाऊं इंसान को कुछ कुशन के लिए यूज हो जो कि उसके ऊपर डायरेक्ट कंसंट्रिक लोड ना आने दे, पहली चीज।
और उसको फिजिकल डैमेज ना करे, कट ना करे, क्योंकि वो एज बनती है वहाँ पर, और उस एज के साइड से जब रोप जा रहा होता है तो वहाँ पर लाइक ब्लेड काम करता है वो एज, वही तो बोल रहा हूँ। और चूंकि वो लाइन कांटेक्ट बन रहा है तो लोड कंसेंट्रिक हो जाता है। कंसेंट्रिक लोड होने पे क्या है कि वो एक पॉइंट लोड बन रहा है वहाँ पर, इस वजह से स्लिंग वहाँ जल्दी टूटती है। तो ये एक और बड़ा रीजन है। हम लोग ये इस तरीके के जो एलिमेंट होते हैं, लिफ्टिंग लग्स हो गए, आपका डी साइकिल हो गया, इस तरीके की चीजों को अगर अडॉप्ट कर लें और कोशिश करें जिस इक्विपमेंट को हम लिफ्ट कर रहे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का लग प्रोविजन हो सके, लिफ्टिंग लग वगैरह आ जाए, लिफ्टिंग हुक आ जाए, तो वो इन चीजों को अवॉइड कर सकता है। इसके अलावा भी आपको इस तरह की स्लिंग्स को एंगल इंक्रीज करने के बजाय कोशिश करें, अगर आपका हाइट कंस्ट्रेंट है तो आप स्लिंग यूज ना करके लिफ्टिंग बार यूज करिए, लिफ्टिंग मेंबर उसका इंट्रोड्यूस कराइए, लिफ्टिंग टैकल, स्प्रेडर विंग। तो उससे क्या होगा कि वो चूंकि डिजाइन है उस लोड के लिए पहले से, और उसी कंडीशन के लिए डिजाइन है जिस कंडीशन में आपने उठाना है, तो वहां कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली, वहां आपकी आइडियल कंडीशन रहेगी हमेशा, और कभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और इसी वजह से आपने लिफ्टिंग टैकल देखे होंगे कि आपने आज ले लिया, वो चलते हैं 20 साल 25 साल, स्लिंग्स नहीं चलती। मैं सर के सामने बताना चाहूँगा, सर उषा माटी से हैं, तो इज द एक्सपर्ट ऑफ द बायरो, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहे हैं। बस ऐड करना चाहूँगा, मैं उषा माटी लिमिटेड के लिए लगभग और मैं टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। तो चूँकि ये बात स्लिंग की हो रही है, तो नेचुरली स्लिंग मतलब वायरो, स्लिंग वायरो पे बनता है, और प्री यूज इंस्पेक्शन की बात हो रही है। तो अरविंद साहब ने एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर किया था, वो था नॉटिंग। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत बार मैं साइट पर विजिट करता हूँ, देखता हूँ, स्लिंग लेंथ बढ़ाने के लोग दो स्लिंग को आपस में नॉट करके जोड़ते हैं। तो एक तरफ हम किंग का बात करते हैं, शायद कहीं पे लिखा हुआ था किंग क्या होता है, हम मेरे सेशन में हम लोग देखेंगे। किंग का बात करते हैं, किंग मतलब क्या होता है, किसी भी रोप को बेंड करना जो लिमिट से ज़्यादा, जहाँ पे बेंड करते हैं ज़्यादा वहाँ पे रोप में तरह का ट्विस्टिंग होता है। ट्विस्टिंग होने से वहाँ पे ऑलरेडी परमानेंट डैमेज क्रिएट होता है। तो अगर आप जब नॉटिंग कर रहे हैं, रोप को बांध, स्लिंग को बांध रहे हैं, नॉटिंग कर रहे हैं, गांठ बना रहे हैं उसमें, तो वो एक तरह का सीवियर किंकिंग फॉर्म हो सकता है। तो उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और एक बहुत ही साधारण बात है, जैसे बताया तो सर है कि छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अक्सर हम इग्नोर करते हैं वायरस का, जो स्लिंग्स का जो रख रखा होता है, स्टोरेज होता है। तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ, रस्टिंग के बारे में। आपको जंग जो होता है ना, रस्टिंग इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी वायर। जब किसी भी रोप या स्लिंग रोप से बनता है, किसी भी लोकलाइज पोर्शन में अगर 4-5 वायर्स का अगर रस्टिंग है, अगर कंसंट्रेट किसी खास जगह में या 2-3 जगह में इंटरमीडिएट लोकेशंस में भी अगर रस्टिंग है, तो रस्टिंग की वजह से ना इंडिविजुअल वायर का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिटेरिएट कर जाता है, वो ब्रिटल हो जाता है। तो हमेशा वायर रोप को ड्राई कंडीशन ज़्यादा देर तक या ऐसे एटमॉस्फेयर से बचाना जहाँ पर रस्ट का ऑनसेट वगैरह कर रहा हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देकर आप अपने वायर स्लिंग्स का किंग से बचाना है, रस्ट से बचाना है, सडन जर्क लोड या शॉक लोडिंग से बचाना है, जिसके लिए आपका ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ऑपरेशनल स्मूथनेस, ये सब चीज़ जरूरी है। थैंक यू सर। सर मेरा नाम दिनेश कुमार अतकरे है। जी दिनेश जी। सर मैं साडा एनर्जी मिनरल लिमिटेड से हूँ। सर से मुझे पूछना था, जैसे वायर की जो लाइफ रहती है या उसमें जो डैमेज होता है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? बाहर से देखने से तो पता चल जाता है, लेकिन जो अंदर में कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करना। एक सबसे गुजारिश है, वायर रोप स्पेसिफिक एक काम करें तो बेटर रहेगा जी, इफ यू डोंट माइंड। वो बहुत अच्छी चीज बताएंगे, अपना सेशन रहेगा, तो उनकी जो एक्सपर्टाइज है, उनकी नॉलेज है, उस समय पर चाहेंगे वो एक्सप्लोर करें, और उस समय पर वायर रोप या स्लिंग से जुड़े हुए कुछ डिटेल अगर आपकी क्वेरीज हैं, लुब्रिकेशन से जुड़ी है व्हाटएवर, तो वो सब हम रखेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। सॉरी सर। वो जो बताएंगे ना अपना प्रेजेंटेशन जब करेंगे, तो होपफुली आपका वायर रोप से रिलेटेड जितना भी
सवाल है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो 40 साल से सर यही कर रहे हैं, रोप का वो एक एक स्टैंड देख के बता देंगे। जी सर प्लीज आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़े सर। तो प्री यूज इंस्पेक्शन के बाद जो मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फिर पीरियडिक इंस्पेक्शन। प्रिवेंशन के लिए पीरियडिक इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारी जो मेंटेनेंस टीम है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और उनका इस समय पर अपना रोल प्ले करना, मतलब एक्सिक्यूट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस टीम के लिए इन जनरली देखने को मिला है कि जहाँ पर मेंटेनेंस टीम रिलेटेड टू दी क्रेन स्पेसिफिकली एलोकेटेड है, वहाँ पर क्रेन को वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर पाते हैं और वो करते हैं। जिन जगहों पर मेंटेनेंस टीम कॉमन होती है, जहाँ पर उसको आपकी बाकी मशीनरी भी देखनी होती है और आपका क्रेन भी देखनी होती है, मेजरली देखा गया है कि वहाँ पर क्रेन की मेंटेनेंस या उसका पीरियडिक इंस्पेक्शन इन जनरली हमेशा स्किप्ड मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि नीचे मशीनें जो रहती हैं उनको ब्रेकडाउन बना रहता है, वो वहाँ ओवरलोडेड बने रहते हैं। नीचे जो मशीनें हैं उनको अप्रोच करना, उनको डेली देख पाना, सामने से समझ पाना वो बहुत इजी रहता है। क्रेन ऊपर रहती है, डिस्टेंस होती है, तो वहाँ आप डेली चढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते। वो एक छोटा सा एक एरिया रहता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि क्रेन वो एक एरिया है जिन मशीनों को हम डेली मेंटेनेंस कर रहे हैं उनसे होने वाली जो प्रोडक्टिविटी है वो उस क्रेन की वजह से बढ़ती है। अगर वो क्रेन ऐसे एनवायरनमेंट में लगी हुई है, क्रेन लगी हुई है, मीन्स हमको आइटम जो भी उठाना है वो हैवी है। हैवी है मीन्स क्रेन की जरूरत है और उसके बावजूद हम क्रेन को इग्नोर कर देते हैं। मशीनों को मेंटेनेंस कर रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंस उस क्रेन की भी है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस टीम से गुजारिश ये है कि जो प्रायोरिटी हम फ्लोर पर लगी हुई मशीनों को देते हैं उतनी ही प्रायोरिटी हम क्रेन को भी दें, क्योंकि क्रेन अकेली एक मशीन अगर बंद होती है तो आपकी फ्लोर पे लगी सारी मशीनों की प्रोडक्टिविटी जीरो। तो इस वजह से क्रेन को भी हम उतनी इंपॉर्टेंस दें सो दैट कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन हमको फेस करने को ना मिले, कोई एक्सीडेंट हमको फेस करने को ना मिले। तो इन सब चीज़ों को हम इंश्योर करें कि इस तरह की चीज़ें हमको फेस करने को ना मिले। और ये पीरियडिक इंस्पेक्शन इन जनरली हम लोग मैनुअली मेंटेन करते हैं, कई बार अपने पास रिकॉर्ड्स उसमें प्लान भी करते हैं, बट जैसा मैंने बताया कि सभी लोग अपने डे रूटीन वर्किंग में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं और एक टास्क के साथ दूसरी टास्क, दूसरे साथ तीसरी टास्क, और कुछ सडन चीज़ें अनप्लान आती रहती हैं, जिसकी वजह से इन जनरली जो शेड्यूल्ड चीज़ें भी हैं वो कई बार स्किप हो जाती हैं। तो ऐसा फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है और होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर टूल डेवलप किया है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसको कि हम ये maintainyourcranes.com के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो आपको अपनी क्रेन को वहाँ रिकॉर्ड करने के लिए देता है। आप अपना एक लॉगिन बना सकते हैं, आपकी नंबर ऑफ क्रेन्स को आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। सभी क्रेन्स के अगेंस्ट आपकी एक सर्टेन चेकलिस्ट आप पहले से प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ हमारे चेकलिस्ट हमने पहले से वहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, जिसको कि आप एलोकेट कर सकते हैं अपने क्रेन्स के लिए, और अगर आप कुछ अलग से ऐड करना चाहें तो वो फ्रीडम्स भी वहाँ पे दी जा सकती हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि यदि आप वहाँ पर लॉगिन करते हैं, और ये सभी के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेन किसी भी में की हो उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी। इससे पर अगर आप जाते हैं तो आपको टाइमली अलर्ट मिलेगा आपके शेड्यूल प्रिवेंटिव चेक्स का, कि आपने एक सर्टेन चेक करना था, आपने कोई सर्टेन इंस्पेक्शन करना था, आपने कोई चीज़ रिप्लेस करनी थी, तो उसका एक आपको अलर्ट आएगा। तो वो चूँकि आपके पास अलर्ट आ रहा है और आपके पास एक एक्सेस होगा मोबाइल पर या आपके डेस्कटॉप पर, जहां आप अपनी नंबर ऑफ क्रेन्स में जो चेक्स थे कितने हो गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, उसको आप देख सकेंगे। उससे आपको एनालाइज करना आसान रहेगा कि मेरी कौन सी क्रेन ऐसी है जिसमें मैं टाइम कम दे पाया हूँ, उसकी मेंटेनेंस कम हो पाई है, तो उसको मैं थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे लूँ तो वहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं होंगे।
तो इस तरह की जो प्रोविजंस इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा जब आप अपनी टास्क जो करते हैं उसको कंप्लीट वहाँ पर मार्क कर देंगे तो वहाँ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपने कौन कौन से चेक्स कर लिए हैं, कौन कौन से इंस्पेक्शंस हो गए हैं आपके, कौन कौन से पेंडिंग हैं। जो आपके पेंडिंग टास्क हैं वो आपके पास रिमाइंडर के तौर पर आती रहेंगी, जिससे कि आपको रिमाइंड ऑटो मिलता रहेगा। जो हमारी स्किप होने के चांसेस हैं वो उसकी वजह से खत्म हो जाते हैं। भी किसी ना किसी वजह से ब्रेकडाउन हो जाते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ब्रेकडाउन की कंडीशन में ले आती है क्रेन को। लाइक जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, आपने प्री यूज इंस्पेक्शन किया और आपने चेक किया कि ब्रेक ड्रिफ्ट हो रहा है, सेट नहीं है, तो उसको सेट करना है। तो अब ये भी एसेंशियल है कि ज़रूरी है कि आपकी मेंटेनेंस टीम अवेयर हो, ये जानती हो ब्रेक सेट करना कैसे है। अगर वो ब्रेक को सेट करना नहीं जानती तो उसको केवल पता है कि ब्रेक की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन वो सेट नहीं कर पाएगी तो वो आपका ब्रेकडाउन बना रहेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप जल्दी करेक्ट कर सकें, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मल्टीपल वीडियोस हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की। लाइक आपको थ्रस्टर ब्रेक है वो कैसे सेट करना है, डीसी डिस्क ब्रेक है वो आपको कैसे सेट करना है, लिमिट स्विच है आपका रोटरी ग्रेविटी वो कैसे सेट करने हैं। तो इस तरीके की वहाँ बहुत सारी वीडियोस हमें प्रोवाइड की हुई हैं जो आपको हेल्प करती हैं। यदि आपको उससे जुड़ी हुई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रिव्यू कर देखकर आप अपने आप इजीली उसको सेट कर सकते हैं। हालांकि उसका आज एक सेशन भी है हमारे पास, मिस्टर विजेंदर जैसा बताया कि आज के हीरो है वो, तो वो आपको लाइव दिखाएंगे कुछ चीज़ों के बारे में कि उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। और ये जो सेटिंग्स जो भी बताएंगे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी ऑफ दी क्रेन होगी। क्रेन की कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं होगा उसका, वो आइटम रिलेटेड होगी। मतलब ब्रेक है तो ब्रेक है, चाहे वो 1 टन है, चाहे 200 टन है, चाहे 500 टन है। तो अगर वो सेटिंग आपकी एक बार आपने कर ली है तो वो सेटिंग सबके लिए एप्लीकेबल होगी। आप सबके साथ उसको अप्लाई करेंगे, सबके साथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो ये प्लेटफॉर्म है कुछ इस तरह की वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगी। यहाँ पे साउंड म्यूट किया हुआ है जानबूझकर। तो यहाँ पर पीछे से आपको बता भी रहे हैं कि कैसे सेट करना है थ्रस्टर ब्रेक। इसी तरीके की अदर और वीडियोस हैं, ये जैसे ये अभी आप देखेंगे ये रोटरी लिमिट स्विच है, इसकी सेटिंग परफॉर्म हो रही है। तो ऐसी मल्टीपल वीडियोस वहाँ डाली हुई हैं जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कैसे आपको इन चीज़ों को सेट करना है। तो इससे अगर इनकी वजह से अगर आपको कोई ब्रेकडाउन होता है जो कि आपके लिए 5 या 10 मिनट का जॉब है तो वो भी एक गलत चीज़ है। तो अगर ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हमसे स्किप हो रही है या हमारी नॉलेज में नहीं है तो वो हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प मिल सकती है। भी ऑपरेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हमको क्रेन के साथ ऑपरेट करते टाइम नहीं करनी है या कुछ करनी है। तो उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक मोशन वीडियो है, पहले वो देखते हैं एक बारी, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। नोटिस किया डाउन किया अब हो गया तो आउट ऑफ सर्विस नोट टैग कर दिया। या एक गलत ऑपरेशन हो रहा है कि पर्सन जहाँ वर्क कर रहा है उसको ऊपर से लोड लिया गया या अनबैलेंस कंडीशन में वेट उठाया गया, ये बैलेंस हो गया। इस सेफ्टी लेस दिखाया जा रहा है कि टूटा हुआ है, फंक्शन नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कुशन लगाया गया, पैडिंग लगाई गई है, जो भी हम बात कर रहे थे सर कॉर्नर्स की। ये जब बल्कि वेट उठाते हैं तो सेफ्टी टैगलाइन यूज करते हैं। ये टेपर लिफ्टिंग की गई थी, ये इसके लिफ्टिंग है। ऑपरेशन करते टाइम फोन पे बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन जनरली फ्लोर पर कुछ होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जानते हुए कुछ ना जानते हुए पर फ्लो पे होती है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम लोग एक्सीडेंट फेस करते हैं, ब्रेकडाउन्स फेस करते हैं। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्रेन्स में मेजर ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं या हमको मेजर कोई एक्सीडेंट फेस करने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों से बाहर आने के लिए एक बार हम इनको थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। एक अभी आपने जस्ट मोशन वीडियो देखा, उसमें दिखाया गया कई बार देखने को मिलता है कि जिस पर्टिकुलर वेट को हम क्रेन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कंसर्न खड़ा हो जाता है और उसके साथ मूव करता है। तो ये एक ना बहुत गलत सिचुएशन है। इसका रीज़न क्या है कि आप क्रेन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, क्रेन
आपसे ऊपर काम कर रही है। क्रेन पर फंक्शन करते टाइम कई बार ऐसा हो जाता है, कोई टूल कोई टैकल गलती से छूट जाता है मेंटेनेंस पीपल से, तो चांसेस है कि ऊपर से गिर सकता है। एक ये वायर रोप से हैंग हो रही है। वायर रोप में इटसेल्फ करते उसमें कई प्रकार के फिजिकल डैमेजेस हो सकते हैं, जहां एक सर्टेन रिस्क दोबारा बनता है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्लिंग सीरीज होती है, जिसमें आपका वो भी हमने बात कर रहे थे, यदि गलती से वहाँ कोई स्किप हमने कर रखा है तो वो एक कंडीशन हो आती है। फिर उसके बाद एक दूसरी कंडीशन आती है कि वेट आपका अनबैलेंस होता है या बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है, या उसमें कोई स्विंग बनता है, तो आपके साथ, आपके वेट के साथ, आपके सराउंडिंग में मशीनों या दूसरे साथियों के साथ कोई भी गलत घटना घट सकती है। तो ये छोटी सी चीज़ है, और इन जनरली इसको बंदा ना एंजॉय करने के लिए यूज़ करता है। तो ऐसी चीज़ों को मतलब एडवेंचर के तौर पर यूज़ ना करें। ये सेफ्टी इक्विपमेंट है और इसको सेफ्टी के साथ